नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिजिक्स के एक ऐसे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जो केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे हर दिन के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस अध्याय का नाम है वर्क एंड एनर्जी। जब हम वर्क शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कई चित्र बनते हैं। हम सोचते हैं कोई मजदूर भारी बोझ उठा रहा है, कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है, कोई मशीन लगातार चल रही है। लेकिन विज्ञान की भाषा में वर्क का अर्थ थोड़ा अलग है। यहाँ वर्क तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वो वस्तु उस बल की दिशा में स्थानांतरित हो। यदि बल लगा लेकिन वस्तु हिली नहीं तो फिजिक्स के अनुसार वहां वर्क नहीं हुआ। इसलिए हमें एवरीडे मीनिंग और साइंटिफिक मीनिंग के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एनर्जी की। ऊर्जा वो क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या वस्तु कार्य कर सकती है। अगर हमारे शरीर में एनर्जी न हो तो हम चल नहीं सकते, सोच नहीं सकते, यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले सकते। पौधे भी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से एनर्जी प्राप्त करते हैं। मशीनें इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल या बैटरी से एनर्जी लेती है। इसका मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी क्रिया हो रही है उसके पीछे एनर्जी ही काम कर रही है। बिना एनर्जी के जीवन असंभव है। और फिर आता है पावर। पावर बताती है कि कोई काम कितनी तेजी से किया गया। मान लीजिए दो छात्र एक ही वजन को ऊपर उठाते हैं, लेकिन एक छात्र 5 सेकंड में उठाता है और दूसरा 10 सेकंड में। दोनों ने समान वर्क किया, लेकिन जिसने कम समय लिया उसकी पावर अधिक होगी। इसलिए पावर हमें ये सिखाती है कि काम की गति कितनी है। इस अध्याय में हम वर्क की सही परिभाषा, उसकी फॉर्मूला, एनर्जी के प्रकार जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और सबसे महत्वपूर्ण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को गहराई से समझेंगे। ये कानून कहता है कि एनर्जी न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ये प्रकृति का एक यूनिवर्सल रूल है। तो विद्यार्थियों, आज हम केवल परिभाषाएं नहीं पढ़ेंगे, बल्कि समझेंगे कि जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं या कोई गेंद ऊपर फेंकते हैं तो फिजिक्स के ये नियम कैसे काम कर रहे होते हैं। वर्क और एनर्जी का यह अध्याय हमें सिखाएगा कि प्रकृति किस अद्भुत संतुलन के साथ चल रही है। यह अध्याय न केवल आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपके जीवन की समझ को भी गहरा करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस अध्याय के पहले और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वर्क। रोजमर्रा की भाषा में हम काम शब्द का उपयोग बहुत सामान्य रूप से करते हैं। हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति दिन भर काम कर रहा है, कोई खिलाड़ी मेहनत कर रहा है या कोई मजदूर भारी सामान उठा रहा है। लेकिन फिजिक्स में वर्क का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है। यहाँ वर्क की एक स्पष्ट और सख्त साइंटिफिक डेफिनेशन है जिसे समझना बहुत जरूरी है। विज्ञान के अनुसार वर्क तभी माना जाता है जब दो शर्तें पूरी हों। पहली शर्त, किसी वस्तु पर फोर्स लगाया जाए। दूसरी शर्त, उस फोर्स के कारण वस्तु में डिस्प्लेसमेंट हो और वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की दिशा में हो। यदि इन दो में से कोई एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो फिजिक्स के अनुसार वर्क नहीं हुआ। ये बात शुरू में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यही वैज्ञानिक सत्य है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक दीवार को पूरी ताकत से धक्का देते हैं। आप थक भी जाते हैं, पसीना भी आता है, लेकिन यदि दीवार अपनी जगह से हिली ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट शून्य है। इसलिए फिजिक्स कहेगी नो वर्क इज डन। यहाँ फोर्स तो लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए साइंटिफिक वर्क शून्य है। इसी प्रकार यदि आप एक भारी सूटकेस को अपने सिर पर रखकर खड़े हैं, आपको भारीपन महसूस हो रहा है, शरीर थक रहा है, लेकिन सूटकेस अपनी जगह स्थिर है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से आप सूटकेस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। यह एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि केवल थकान होना वर्क का प्रमाण नहीं है। अब एक और स्थिति देखें। यदि आप जमीन से एक किताब उठाकर मेज पर रखते हैं, यहाँ आपने किताब पर फोर्स लगाया और किताब ऊपर की ओर डिस्प्लेस्ड हुई। दोनों शर्तें पूरी हुई, इसलिए यहाँ वास्तविक साइंटिफिक वर्क हुआ। अब हम वर्क की फॉर्मूला को समझते हैं। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में होते हैं तब वर्क को इस प्रकार लिखा जाता है, W is equal to F into S। यहाँ W का अर्थ है वर्क, F का अर्थ है फोर्स और S का अर्थ है डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूला का अर्थ है कि जितना अधिक फोर्स होगा और जितना अधिक डिस्प्लेसमेंट होगा उतना अधिक वर्क होगा। यदि फोर्स दुगुना हो जाए तो वर्क भी दुगुना हो जाएगा।
यदि डिस्प्लेसमेंट दुगुना हो जाए तो भी वर्क दुगुना हो जाएगा। इसलिए वर्क सीधे सीधे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। वर्क की एसआई यूनिट है जूल। एक जूल वो वर्क है जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी वस्तु को फोर्स की दिशा में 1 मीटर तक डिस्प्लेस्ड करे। इसे हम ऐसे लिखते हैं 1J is equal to 1N into 1 मीटर। ये यूनिट महान वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखी गई है। उन्होंने हीट और मैकेनिकल एनर्जी के संबंध पर महत्वपूर्ण शोध किया और थर्मोडायनामिक्स के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। अब समझते हैं पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में होते हैं तो वर्क पॉजिटिव होता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो आपका लगाया हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऊपर की दिशा में है, इसलिए आपका वर्क पॉजिटिव है। लेकिन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट विपरीत दिशा में होते हैं तो वर्क नेगेटिव होता है। जैसे जब आप किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं उस समय ग्रेविटी नीचे की ओर फोर्स लगाती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है। इसलिए ग्रेविटी द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क हमें ये समझने में मदद करता है कि नेचर में फोर्सेस किस प्रकार एनर्जी को बढ़ाते या घटाते हैं। यदि फोर्स मोशन को सहायता देता है तो वर्क पॉजिटिव होता है। यदि फोर्स मोशन का विरोध करता है तो वर्क नेगेटिव होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, वर्क केवल एक साधारण शब्द नहीं है। ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमें सिखाता है कि केवल बल लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट भी आवश्यक है। जब भी आप कोई वस्तु उठाते हैं, धक्का देते हैं या खींचते हैं, तब फिजिक्स के ये नियम साइलेंटली काम कर रहे होते हैं। वर्क को सही ढंग से समझना आगे आने वाले एनर्जी और पावर जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझने की नींव तैयार करता है। अब हम इस अध्याय के दूसरे और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग पर ध्यान देते हैं, एनर्जी। यदि वर्क को हम क्रिया कहें तो एनर्जी उस क्रिया की क्षमता है। विज्ञान की भाषा में एनर्जी की परिभाषा है, एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। अर्थात यदि किसी वस्तु या व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता है तो हम कहते हैं कि उसमें एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बिना एनर्जी के वर्क संभव नहीं है। आप अपने जीवन से इसे समझिए। जब आप सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, सोचते हैं, हर गतिविधि के पीछे एनर्जी काम कर रही होती है। यदि आपके शरीर में एनर्जी कम हो जाए तो आप थकान महसूस करते हैं और काम नहीं कर पाते। इसका अर्थ है कि वर्क करने की आपकी कैपेसिटी घट गई। इसलिए एनर्जी केवल एक अध्याय का विषय नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। फिजिक्स में एनर्जी की एसआई यूनिट वही है जो वर्क की है, जूल। क्योंकि एनर्जी और वर्क एक दूसरे से सीधे जुड़े हैं। यदि 1 जूल वर्क किया गया है तो 1 जूल एनर्जी का उपयोग हुआ है। कभी कभी हम बड़ी मात्रा की एनर्जी को किलो जूल में भी व्यक्त करते हैं, जहां 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। अब हम एनर्जी के स्रोतों को समझते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध अधिकांश एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है सूर्य। सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं देता, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा भी देता है। सूर्य की ऊर्जा से हवा चलती है, जिससे विंड एनर्जी उत्पन्न होती है। सूर्य की रोशनी से पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। यही प्रक्रिया फूड चेन की शुरुआत करती है। सूर्य की ऊर्जा ही जल को गर्म करती है, जिससे इवेपोरेशन होता है और बादल बनते हैं। फिर वर्षा होती है। इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। यही वर्षा नदियों को जन्म देती है और आगे चलकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न करती है। करोड़ों वर्षों पहले सूर्य की ऊर्जा पौधों और जीवों में संचित हुई, जो बाद में दबकर फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस में बदल गई। इसलिए जब हम पेट्रोल जलाते हैं तो वास्तव में हम प्राचीन सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। सूर्य के अलावा भी एनर्जी के अन्य स्रोत हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी जो परमाणु के न्यूक्लियस से प्राप्त होती है, टाइडल एनर्जी जो समुद्र की ज्वार भाटा से मिलती है, और जियोथर्मल एनर्जी जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी से उत्पन्न होती है। इस प्रकार विद्यार्थियों, एनर्जी हर जगह है। ये दिखाई नहीं देती, लेकिन हर गतिविधि के पीछे मौजूद रहती है। यदि वर्क करना है तो एनर्जी चाहिए। यदि जीवन जीना है तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी प्रकृति की वो अदृश्य शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को गतिशील बनाए रखती है। अब हम समझते हैं कि ऊर्जा केवल एक ही प्रकार की नहीं होती, बल्कि यह अनेक रूपों में हमारे आसपास मौजूद रहती है। एनर्जी का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। सबसे पहले है मैकेनिकल एनर्जी, जो वस्तुओं की गति और स्थिति से जुड़ी होती है।
जब कोई वस्तु चलती है या ऊंचाई पर रखी होती है तब उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है। फिर आती है हीट एनर्जी, जो ताप के रूप में महसूस होती है। जब हम आग जलाते हैं या हाथ रगड़ते हैं तो हीट एनर्जी उत्पन्न होती है। केमिकल एनर्जी भोजन, ईंधन और बैटरी में स्टोर्ड होती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर केमिकल एनर्जी को उपयोगी ऊर्जा में बदल देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो ऊर्जा है जो बिजली के रूप में हमारे घरों, पंखों, मोबाइल और मशीनों को चलाती है। लाइट एनर्जी सूर्य, बल्ब या लेजर से प्राप्त होती है, जिससे हम देख पाते हैं। साउंड एनर्जी कंपन से उत्पन्न होती है, जैसे बोलने, ताली बजाने या संगीत बजाने पर। मैकेनिकल एनर्जी को आगे दो भागों में बांटा जाता है, काइनेटिक एनर्जी जो गति के कारण होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो स्थिति या ऊंचाई के कारण होती है। इस प्रकार ऊर्जा के ये सभी रूप मिलकर हमारे जीवन और प्रकृति को गतिशील बनाते हैं। अब हम एनर्जी के एक बहुत महत्वपूर्ण रूप को समझते हैं, जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सरल शब्दों में काइनेटिक एनर्जी वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। यानी यदि कोई वस्तु चल रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी अवश्य होगी। यदि वो स्थिर है तो काइनेटिक एनर्जी शून्य होगी। इसका अर्थ यह है कि गति ही काइनेटिक एनर्जी का मूल कारण है। अपने आसपास देखिए, सड़क पर दौड़ती हुई कार, बहती हुई नदी, आसमान में उड़ता हुआ पक्षी, मैदान में दौड़ता हुआ एथलीट, इन सभी में काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। जैसे जैसे उनकी गति बढ़ती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है। इसलिए तेज चलने वाली वस्तु में अधिक काइनेटिक एनर्जी होती है, जबकि धीमी वस्तु में कम। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ म का अर्थ है मास और व का अर्थ है वेलोसिटी। इस फॉर्मूला से दो महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे मास पर निर्भर करती है। यदि मास अधिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी अधिक होगी। दूसरी, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पर निर्भर करती है। वेलोसिटी का स्क्वायर होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि यदि वेलोसिटी दुगुनी हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। यदि वेलोसिटी 3 गुना हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगी। इसलिए तेज गति वाली गाड़ियों में एक्सीडेंट के समय अधिक नुकसान होता है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होती है। इस प्रकार विद्यार्थियों, काइनेटिक एनर्जी हमें ये सिखाती है कि गति केवल चलना नहीं है, बल्कि उसमें ऊर्जा छिपी होती है। जितनी अधिक गति उतनी अधिक ऊर्जा। इसलिए फिजिक्स में गति को समझना ऊर्जा को समझने की कुंजी है। अब हम एनर्जी के दूसरे महत्वपूर्ण रूप को समझते हैं, जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सरल शब्दों में पोटेंशियल एनर्जी वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या संरचना के कारण होती है। इसका अर्थ है कि वस्तु भले ही स्थिर हो, लेकिन यदि उसकी स्थिति विशेष है तो उसमें ऊर्जा स्टोर्ड हो सकती है। यही संचित ऊर्जा फ्यूचर में वर्क करने की क्षमता रखती है। उदाहरण से समझते हैं। यदि आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं, वो अपनी ओरिजिनल स्थिति में लौटने की कोशिश करता है। इसी प्रकार एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग में भी एनर्जी स्टोर्ड होती है। एक हथौड़े को यदि आप ऊपर उठाकर पकड़ते हैं तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो अभी स्थिर है, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे वो नीचे गिरकर वर्क करेगा। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है दम में जमा हुआ पानी। जब पानी ऊंचाई पर स्टोर किया जाता है तो उसमें एनर्जी होती है। जब वो नीचे गिरता है तो वही एनर्जी टर्बाइंस को घुमाती है और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करती है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हमें सिखाती है कि ऊर्जा केवल गति में ही नहीं, बल्कि स्थिति में भी छिपी हो सकती है। अब हम विशेष रूप से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाया जाता है तो हमें ग्रेविटी के विरुद्ध वर्क करना पड़ता है। ये किया गया वर्क वस्तु में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। यहाँ म का अर्थ है मास, g का अर्थ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h का अर्थ है हाइट। इस फॉर्मूला से स्पष्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी 3 चीजों पर निर्भर करती है, मास, हाइट और ग्रेविटी। यदि मास अधिक होगा तो एनर्जी अधिक होगी। यदि हाइट अधिक होगी तो एनर्जी अधिक होगी। इस प्रकार विद्यार्थियों, पोटेंशियल एनर्जी हमें ये समझाती है कि ऊर्जा केवल दिखाई देने वाली गति में ही नहीं होती, बल्कि वो शांत अवस्था में भी छिपी हो सकती है। ये छिपी हुई ऊर्जा सही समय पर काइनेटिक एनर्जी में बदलकर वर्क कर सकती है। यही प्रकृति का अद्भुत संतुलन है। अब हम फिजिक्स के सबसे महान और फंडामेंटल नियमों में से एक को समझने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
यह नियम केवल एक चैप्टर का हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरी प्रकृति का आधार है। इस नियम का कथन है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अर्थात ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। यदि कहीं एनर्जी कम होती दिखाई देती है, तो वह वास्तव में समाप्त नहीं हुई होती, बल्कि किसी अन्य फॉर्म में बदल गई होती है। इसी प्रकार यदि कहीं एनर्जी अधिक दिखाई देती है, तो वो कहीं से बनाई नहीं गई, बल्कि परिवर्तित हुई है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं, एक गिरती हुई वस्तु। जब कोई वस्तु ऊंचाई पर होती है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, क्योंकि वो स्थिर है। जैसे ही वस्तु नीचे गिरना शुरू करती है, उसकी हाइट कम होती जाती है। हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी घटती है, लेकिन ध्यान दीजिए, उसी समय उसकी गति बढ़ती है। गति बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, अर्थात गिरते समय पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। और जब वस्तु जमीन को छूने ही वाली होती है, तब पोटेंशियल एनर्जी लगभग 0 हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे समय टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एनर्जी का रूप बदलता है, लेकिन कुल मात्रा नहीं बदलती। यही है कंजर्वेशन का अर्थ, संरक्षण। ये सिद्धांत केवल गिरती वस्तु तक सीमित नहीं है। पेंडुलम की गति इसी नियम पर आधारित है, जहां एनर्जी बार बार पोटेंशियल और काइनेटिक में बदलती रहती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में ऊंचाई पर स्टोर्ड पानी की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। यह नियम हमारे जीवन की हर प्रक्रिया में काम कर रहा है। हमारे शरीर के अंदर केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। यहां तक कि पूरा यूनिवर्स इसी नियम के अनुसार चलता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये सिखाता है कि प्रकृति में संतुलन है, व्यवस्था है और एनर्जी का एक अद्भुत साइकिल चलता रहता है। यही नियम फिजिक्स को समझने की सबसे मजबूत नींव है। अब हम इस अध्याय के अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, पावर। हमने सीखा कि वर्क क्या है और एनर्जी क्या है, लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि कोई काम कितनी तेजी से किया गया। इसी का उत्तर देता है पावर। सरल शब्दों में, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, अर्थात कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति कम समय में अधिक वर्क करता है, तो उसकी पावर अधिक होगी। पावर का फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इसका अर्थ है कि पावर इस बात पर निर्भर करती है कि कितना वर्क किया गया और उसे करने में कितना समय लगा। यदि दो व्यक्ति समान वर्क करते हैं, लेकिन एक कम समय लेता है, तो उसकी पावर अधिक मानी जाएगी। पावर की एसआई यूनिट है वॉट। 1 वॉट का अर्थ है 1 जूल वर्क प्रति सेकंड। यानी यदि कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करती है, तो उसकी पावर 1 वॉट है। ये यूनिट महान वैज्ञानिक जेम्स वॉट के नाम पर रखी गई है। उन्होंने स्टीम इंजन में सुधार किया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को गति दी। अब समझते हैं एवरेज पावर। कभी कभी वर्क समान गति से नहीं होता, बल्कि वेरिइंग रेट्स पर होता है। ऐसी स्थिति में हम एवरेज पावर निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है, एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। इस प्रकार विद्यार्थियों, पावर हमें केवल वर्क की मात्रा नहीं बताती, बल्कि उसकी गति भी बताती है। जीवन में भी यही सत्य है, केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सही समय में सही काम करना ही असली शक्ति है। फिजिक्स में पावर को समझना हमें यह सिखाता है कि ऊर्जा और कार्य का सही उपयोग कैसे किया जाए। अब हम समझते हैं कि वर्क, एनर्जी और पावर केवल किताबों के विषय नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में हर जगह दिखाई देते हैं। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का। जब नदी का पानी ऊंचाई पर बांध में स्टोर किया जाता है, तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ही पानी नीचे गिरता है, ये पोटेंशियल एनर्जी बदलकर काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। ये गिरता हुआ पानी टर्बाइन्स को घुमाता है और अंत में वही एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब व्हीकल्स का उदाहरण देखें। कार या बाइक में फ्यूल के रूप में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। जब इंजन फ्यूल को जलाता है, तो ये केमिकल एनर्जी बदलकर मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है, जिससे गाड़ी चलती है। इसलिए जब भी कोई वाहन सड़क पर दौड़ता है, वहां एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रवेश करती है। बल्ब का फिलामेंट गर्म होता है और वह एनर्जी बदलकर लाइट एनर्जी और कुछ मात्रा में हीट एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए जब बल्ब जलता है, तो वह केवल रोशनी ही नहीं देता, बल्कि थोड़ा गर्म भी हो जाता है। इसी प्रकार हमारा मानव शरीर भी एक अद्भुत मशीन है।
हम भोजन के रूप में केमिकल एनर्जी लेते हैं। शरीर उस एनर्जी को डाइजेस्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, जिससे हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं और कार्य कर पाते हैं। इस प्रकार एनर्जी का परिवर्तन हमारे जीवन के हर क्षण में हो रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, वर्क, एनर्जी और पावर तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। यदि फोर्स डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न करता है, तभी साइंटिफिक वर्क होता है। केवल मेहनत या थकान वर्क का प्रमाण नहीं है। एनर्जी वो क्षमता है जो वर्क करने की शक्ति देती है। यह विभिन्न फॉर्म्स में मौजूद रहती है: काइनेटिक, पोटेंशियल, केमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और अन्य। हर फॉर्म का अपना महत्व है, लेकिन सभी का मूल उद्देश्य वर्क करना ही है। हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी गति से जुड़ी है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी स्थिति से जुड़ी है। एक गिरती हुई वस्तु में एनर्जी का निरंतर परिवर्तन होता है, लेकिन कुल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। यही हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिखाता है। एनर्जी न तो बनाई जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है, ये केवल ट्रांसफॉर्म होती है। ये यूनिवर्सल लॉ केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। ग्रहों की गति, पेंडुलम का ऑसिलेशन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट की कार्यप्रणाली, यहाँ तक कि हमारे हृदय की धड़कन, सब इसी नियम के अनुसार चलते हैं। पूरा यूनिवर्स एक संतुलित एनर्जी सिस्टम की तरह कार्य कर रहा है। पावर हमें ये बताती है कि वर्क कितनी तेजी से किया गया। ये स्पीड और एफिशिएंसी का माप है। एक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक वर्क कर सकता है, इसलिए उसकी पावर अधिक होती है। इन प्रिंसिपल्स को समझकर हम मशीन्स डिजाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और एनर्जी रिसोर्सेज का सही उपयोग कर सकते हैं। यदि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ना हो तो जीवन संभव ही नहीं होता। इस प्रकार विद्यार्थियों, यह अध्याय केवल फॉर्मूलास और डेफिनेशंस का संग्रह नहीं है। ये हमें प्रकृति की अदृश्य शक्तियों को समझने की दृष्टि देता है। जब आप अगली बार कोई गाड़ी चलते देखें, नदी बहती देखें या बल्ब जलता देखें, तो याद रखिए, वहां वर्क, एनर्जी और पावर के नियम साइलेंटली कार्य कर रहे हैं। यही ज्ञान हमें फिजिक्स की गहराई को समझने और ब्रह्मांड की अद्भुत व्यवस्था की सराहना करने की प्रेरणा देता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।